दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। 1947 में जब से वो आज़ाद हुआ तब से ही कश्मीर के ऊपर निगाहें गड़ाए बैठा था। युद्ध पे युद्ध करता गया, बर्बाद होता गया, लेकिन चैन नहीं आया। आज ये हालत हुई है कि पाकिस्तान को हर कोई बजा रहा है, जिसका मन करता है वही बजा देता है, लेकिन अकड़ फिर भी नहीं जा रही है। आप ये देखिए कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया तो पाकिस्तान ने पूरा मदद किया और तालिबान को बिठा के वहाँ पे सोचा कि जी मज़ा आ गया, हमने तो कमाल कर दिया, भारत को निकाल के वहाँ से बाहर फेंक दिया। आज क्या हो रहा है? आज तालिबान पाकिस्तान को ठोक रहा है। तालिबान ठोक रहा है, उनका टीटीपी ठोक रहा है, बलूचिस्तान ठोक रहा है और पीओके ठोक रहा है। सब वन टू ऑल। आप ये देखिए कि तालिबान का जो मुल्ला जुमान है, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि हमसे सरकारी नौकरी नहीं होती, हम तो युद्ध के लिए बने हैं, हमें लड़ाई करनी है, लड़ाई करने हमारा फितरत है। और लड़ाई किससे करेगा वो? लड़ाई का पाकिस्तान से करेगा और कर रहा है। उन्होंने अब पता है क्या किया, उन्होंने ड्यूरन लाइन जो उन्होंने बना रखी, खींच रखी है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में, उस ड्यूरन लाइन को क्रॉस करके अफ़गानिस्तान अंदर घुस गया है और कहता है कि जो हम लाइन बनाएंगे वही लाइन पक्की होगी, वो फाइनल होगी, उसी लाइन को हम मानेंगे, हम ड्यूरन लाइन वगैरह किसी को नहीं मानते। उधर खैर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने हमले कर रखे हैं, रोज़ उनकी आइस्तेसी कर रहा है, वो कब्जे कर रखे हैं। इधर बलूचिस्तान ने तो बहुत ही बड़ा खेल कर दिया है। बलूचों ने ऑपरेशन हेरॉफ शुरू किया हुआ है। आप देखिए 26 अगस्त को पाकिस्तान और चीन द्वारा इस्तेमाल होने वाले स्ट्रेटेजिक ब्रिज को बलूचों ने उड़ा दिया, जिससे पाकिस्तान की सारी सप्लाई लाइन कट गई। और 27 अगस्त को अगले दिन बीएलए ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने 130 पाकिस्तानी रेंजर्स को हलाक कर दिया। और चीन और पाकिस्तान दोनों को धमकी दी है कि बलूचिस्तान को छोड़ जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बलूचिस्तान कहते हैं यूरेनियम रिच स्टेट है, और ये तो हमारा दुर्भाग्य है, नेहरू जी ने क्रियाकलाप था जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया, वरना बलूचिस्तान 1947 में भारत में मिलने के लिए इच्छुक था। नेहरू जी ने मना कर दिया, वहाँ भेज दिया। अब वो बेचारे तब से परेशान हैं और बलूचों को उन्होंने इतना प्रताड़ित किया है, जैसे बांग्लादेश को प्रताड़ित किया था ऐसे ही बलूचिस्तान को प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन एक दिन तो आज़ादी उनको मिलेगी। और बलूचिस्तान के जो एग्जाइल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान है क्या चीज़। ये तो किसी अपनों को कुछ नहीं समझते। तुमको तो कुछ भी नहीं समझते। ये अपने मुसलमानों को ही नरसंहार करने में लगे हुए हैं। इन्होंने पता नहीं फिगर्स दिए कितने कितने लाख मुसलमान कहाँ कहाँ मार दिए इन्होंने। फिर अब देखिए पाकिस्तान में, और तो और मैं कह रहा हूँ ना, जिसका मन करता है वही बजाता है। नया कराची में ड्रीम बाज़ार खुला, मॉल बहुत बढ़िया आलीशान, खुलते ही लुट गया, खुलते ही। मतलब उसको लोग ऐसे लूट के ले गए जैसे घर का राज हो, कुछ नहीं छोड़ा वहाँ पर। पाकिस्तान अभी सोच रहा था कि बांग्लादेश को हथियार देगा, दे रहा है। बांग्लादेश ने बहुत हथियार मांगे उनसे, हैं, हथियार दे के पाकिस्तान की जो इंटेंशन थी वो ये थी कि बांग्लादेश को स्ट्रांग कर दो, इधर से बांग्लादेश अटैक करे भारत के ऊपर, उधर से हम अटैक करेंगे। अरे यार तुम क्या अटैक करोगे, तुम अपने को संभाल लो, वही बहुत है। तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है, चार चार जगह से तुम्हारे ऊपर हमले हो रहे हैं, तुम भारत के ऊपर हमला करोगे? चलो कर दो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम 4 जगह से घिरे हुए हो, हम 5वां तुम ऐसा ठोकेंगे, सब कुछ ले लेंगे।
पीओके में नारे लग रहे साहब, पीओके में क्या नारे लग रहे हैं? जीना होगा, मरना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, और खुलेआम धमकी दे रहे हैं हम भारत के अंदर घुस जाएंगे, हम पाकिस्तान को छोड़ देंगे। सब आज़ादी मांग रहे हैं। पीओके कह रहा है लेके रहेंगे आज़ादी, बलूचिस्तान कह रहा है लेके रहेंगे आज़ादी, खैर पख्तूनवा कह रहा है लेके रहेंगे आज़ादी। अरे किस किस को आज़ादी दोगे? सारे आज़ादी लेंगे, तुम्हारा तो बैंड बज जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। और मज़े की बात आपको बताता हूँ मैं, पाकिस्तान ने अभी क्या किया है, अपने यहाँ भिखारियों को बैन कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है, भिखारियों को बैन कर दिया है। भिखारी भी कितने हैं साहब, वहाँ पर 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं। और मज़े की बात यह है कि जो वहाँ लोगों को खाने के लाले पड़े हुए और उनको 4 करोड़ भीख देते हैं। वो 25 करोड़ आबादी में 4 करोड़ लोग उनको भीख देते हैं। और हमने क्या किया, हमने तो 25 करोड़ लोग 10 साल में गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिए। पाकिस्तान गरीबी के अंदर घुसा हुआ है, ये भी एक तथ्य है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान की चारों तरफ से ऐसी तैसी हो रखी है, इसका कोई वली वारिस नहीं है। मैंने एक न्यूज़ पोर्टल पे एक तस्वीर देखी थी कि उसमें बताया कि एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताया कि 100 साल के बाद पाकिस्तान कैसा होगा, इस्लामाबाद कैसा होगा। क्या बात है, उसने जो आप मांगोगे उसने इन्फॉर्मेशन दे दी, बहुत बड़े आलीशान। अरे यार 100 साल के बाद क्या, 10 साल के बाद भी पाकिस्तान बचेगा नहीं बचेगा, नोबडी नोज इट। और वो एआई से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि जी 100 साल के बाद कैसा लगेगा इस्लामाबाद। वाह जी वाह, कितनी बढ़िया बात है। देखिए पाकिस्तान के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी कि वो जो आतंक का खेल हमारे भारत में खेलता था, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी आज़ादी को मिटाने वालों को कह दो कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का सपना वो अपने ही घर में सदा खरा होता है। ये बात अटल जी ने कभी 25 साल पहले पाकिस्तान के लिए कही थी। एक अपनी बहुत बढ़िया कविता थी उनके, उसमें कही थी। और ये बात पाकिस्तान के ऊपर हर हाल में साबित होती है कि जो वो आग हमारे घर में लगाता है उसका घर भी पूरी तरह जल रहा है, खाक हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को जो कहते हैं ना आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने में उसको कोई मतलब नहीं है। देखिए अटल जी ने एक बात कही थी, मैं भक्त आदमी हूँ, उनका बहुत आदर करता हूँ, कि उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान, सुदृढ़ पाकिस्तान का होना भारत के हक में है, भारत के इतिहास, भारत के इंटरेस्ट में है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं था, तब भी नहीं था, और अभी भी अगर कोई भी कहे तो मैं उससे सहमत नहीं होता। क्यों? पाकिस्तान अगर कमज़ोर है, पाकिस्तान अगर स्ट्रांग है, दोनों कंडीशंस में भारत के लिए खतरा ही खतरा है। वो भाई कमज़ोर है तो वो शरारत करेगा ही करेगा, और स्ट्रांग है तब तो करेगा ही, तब तो उसको स्ट्रेंथ मिली हुई है शरारत करने की। जब वो भाई 1990 80 से, तब तो इतना वीक नहीं था ना, स्ट्रांग था, लेकिन तभी से प्रॉक्सी टेरर वार चला रखी है उसने। तो वो चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, भारत के लिए शुभ नहीं है। और इसलिए इसका जो अब लक्षण नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान का तिया पांचा होने वाला है और होके रहेगा, ये पाकिस्तान वाले खुद भी जानते हैं। और वो जो भिखारियों को बैन कर दिया, बतलाइए। एक मैं टीवी के ऊपर एक बाइट देख रहा था, उसमें एक पाकिस्तानी आवाम का एक व्यक्ति कह रहा था कि लो जी भिखारियों को बैन कर रहे हैं और हमारा वज़ीर आज़म खुद भीख मांगता फिरता है। बताइए, ये बात पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं और सच्चाई है। भाई आप पाकिस्तान एज ए कंट्री खुद सब जगह हाथ फैलाता फिर रहा है, तो अपने भिखारियों को बैन करते जा रहा है। अच्छा, और इनके भिखारी कहाँ जाते हैं? सऊदी अरब में, यूएई में। सऊदी अरब ने इनको स्ट्रांगली कह दिया है कि आप हमारे यहाँ लोगों को मत भेजिए, जो ऐसे लोग हैं जो भीख मांगते हैं, हमारे यहाँ आपके लोग आके
यहाँ क्राइम के अंदर होते होते हैं, चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं और हर तरह के अपराध करते हैं। एक खबर तो पिछली बहुत पुरानी कब की है मुझे नहीं पता, कि 7 पाकिस्तानियों ने एक लड़की को रेप कर दिया वहाँ पर सऊदी अरब में, और 7 के सर काट दिए गए थे। इतनी भयंकर सज़ा दी गई थी उनको। तो पाकिस्तान की जो जो स्थिति है अभी देखिए, और बताता हूँ आपको मैं। ब्रिटेन में 24 मस्जिदों को चिन्हित करके उनके अंदर ब्रिटिश आर्मी घुस गई, ब्रिटिश पुलिस घुस गई है और मस्जिदों को सील कर दिया है। क्यों? वो मस्जिदें पाकिस्तान के लोग चलाते थे और वहाँ से कट्टरता और सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाए जा रहे थे, लोगों को कट्टर बनाया जा रहा था वहाँ पर। और ये चीज़ें अब ज़रा ब्रिटेन को पता चली हैं। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ पर। वो 24 मस्जिद क्या, वहाँ पता नहीं कितनी होंगी जहाँ पे रोज़ हल्ला मचा हुआ है। वो शरिया मांग रहे हैं, आज़ादी मांग रहे हैं। ब्रिटेन में मुस्लिम आज़ादी मांग रहे हैं, तो ये कब तक रुकेंगे? ब्रिटेन का तो अब मामला ख़त्म होने की कगार पे है। भारत को तोड़ के गए थे ब्रिटेन वाले हिंदू मुस्लिम के आधार के ऊपर। अब वो वहाँ पर ब्रिटिश और मुस्लिम के आधार पर ब्रिटेन के टुकड़े होंगे। ये काल चक्र अब उनका पूरा होने वाला है और ये बहुत बहुत कम समय रह गया है। और एक नहीं हो सकता है ब्रिटेन के 2-3 टुकड़े हों, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज मैं बस इतना ही बताना चाहता था कि पाकिस्तान की हालत अब कैसी है कि इसके ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो कर्म किया है उसका फल मिल रहा है, कर्मा रिटर्न्स। और इनको अगर थोड़ी सी भी अपनी आवाम की चिंता है तो अभी भी शांति में इनको फ़ायदा है, बिना शांति इनको कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये देखिए कि रोज़ हल्ला मचा रखा है। हमारा फारूक अब्दुल्ला चीख रहा है, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती चीख रही है, हमारी सरकार आ गई तो हम पाकिस्तान के साथ संबंध बनाएंगे, व्यापार जोड़ेंगे, ये कर। अरे यार, तुम कौन होते हो व्यापार करने वाले? पाकिस्तान ने बंद किया था व्यापार। 370 जब हटाया गया था तो इट वाज द पाकिस्तान विच हैज स्टॉप्ड ट्रेड विद इंडिया। तुम जबरदस्ती उसके साथ व्यापार करना चाहते हो क्या? 370 तुम वापस ले आए हो? क्यों करेगा वो? अगर अभी भी वो कहता है करूँगा मैं व्यापार, तो इसका मतलब 370 को हटाना वो भी ठीक मानता है। तुम ठीक नहीं मानते, वो ठीक मानता है। इसका मतलब तुम्हें क्या दिक्कत क्या है वहाँ ट्रेड अब बंद होने से? भाड़ में जाने दो। आपको अगर इतनी चिंता है पाकिस्तान की, यू गो टू पाकिस्तान, नो प्रॉब्लम। वहाँ जाके लड़ाई करो, हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई करो। वो कर रहे हैं, तुम भी करो जाके वहाँ पर। लेकिन भारत में रह के भारत के खिलाफ लड़ाई करना ये ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। और एक दिन तुम्हारा भी तिया बाचा फिर हो जाएगा, गवर्नमेंट को सख्त होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट सख्त होती है, इनको अंदर करती है, तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है। ये चीन को साथ लेके चलना चाहता है फारूक अब्दुल्ला के, जी मैं 370 चीन की मदद से लेके आऊँगा और पाकिस्तान से संबंध बना। ये क्या बात है यार? चीन की मदद से? और सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं जी, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये उसने कह दिया तो कोई गलत नहीं कहा। हमारे देश की जो सर्वनाश की जड़ है वो सुप्रीम कोर्ट है हमारा। अभी एक और पिटीशन गई है वहाँ पर, प्रशांत भूषण खरदूषण लेके गया है। 11 और ब्यूरोक्रेट्स, बड़े एक्स ब्यूरोक्रेट्स वो साथ में गए हैं। हर्षमंदर गया है साथ में। किस लिए? कहते जी PIL उन्होंने दायर किया कि ये भारत को और भारतीय कंपनियों को रोका जाए कि वो इसराइल को आर्म सप्लाई बंद कर दें। बाप का राज है क्या? सुप्रीम कोर्ट, मैं कहता हूँ, अगर इस पिटीशन को भी एडमिट करता है तो उनको तो क्या बताऊँ मैं, क्या करना चाहिए उनके साथ। यू कैन इमेजिन जो मैं कहना चाहता हूँ। यार तुम कौन होते हो भारत विदेश की नीति के अंदर दखल देने वाले? भारत किसी को आर्म सप्लाई करे ना करे, हाउ यू आर कंसर्न? तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं जी। अभी ये बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान को तो खुद पकड़ लिया था इसराइल ने, पाकिस्तान को ईरान को मिसाइल सप्लाई करते हुए पकड़ लिया था। वो तो अभी इसराइल अटका हुआ है वहाँ पर युद्ध के अंदर, वरना जो काम पाकिस्तान ने किया, इसराइल तो उसको 2-3 दिन में ठोक ठाक के बराबर कर देगा वो।
ये बेवकूफ़ी इतनी करी, उन्होंने पकड़ लिया उन्होंने आर्म सप्लाई करते हुए, मिसाइल सप्लाई करते हुए। तो इनको दिमाग से तो मुझको लगता है काम करते नहीं है। अभी बांग्लादेश में आर्म सप्लाई कर रहे हैं, और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि ये जिस बांग्लादेश अलग हुआ था उनसे, पाकिस्तान से, एक यही प्रपोजल दें कि बांग्लादेश हमारे साथ दोबारा मर्ज हो जाए, जिससे हम भारत के साथ अच्छी तरह युद्ध कर सकें। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है, ये प्रपोजल जा सकता है। अब किस करवट बैठेगा ऊँट मैं नहीं जानता उस चीज़ को, लेकिन ये प्रपोजल हो सकता है। खैर एनीवे, आज बहुत इतनी बातें मैंने करनी थी पाकिस्तान के बारे में। आपको कंटेंट्स पसंद आए तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।